हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर हम इस सेम सीरीज में आपको लेकर के हैं साथ में, जिसमें हम लेने वाले हैं CHSL 10+2 दोनों को एक ही नाम से बोला जाता है टियर 1 2024 को लेकर के। और इसमें हम स्पेशल 2023 के टेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम सारे पैटर्न्स को लेकर के चलते हैं जो कि एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आते हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। तो चलिए, आज का मॉक टेस्ट होने वाला है 04 और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन आपको दिया जाएगा इसके लिए पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो आपके लिए मॉक टेस्ट हम लेकर के चल रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम को लेकर के, तो आप एंजॉय कीजिए इन सभी को। मैं आपको टाइमर जरूर देना चाहूंगा और टाइमर के साथ में ही आप स्टार्ट करें तो ज्यादा ठीक रहेगा इसको। तो हम लेंगे इसके लिए 10 सेकंड का टाइम, क्योंकि ये छोटा सवाल है तो 10 सेकंड इनफ है इस जैसे सवाल के लिए। नाउ यू कैन स्टार्ट एवरीवन। तो देखिए, वर्ड है केव्स लाइक अजंता लाइक इन परपेचुअल डार्कनेस। मतलब आज का वर्ड जो है वो है सिनोनिम आपको बताना होगा, जिसमें वर्ड कहा जा रहा है परपेचुअल, जिसका मतलब होता है लगातार, बिना रुके, बिना अटके, मींस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम कह सकते हैं परपेचुअल। तो देखो, ये होता है लगातार चलते रहना, मतलब किसी चीज का लगातार। और एक होता है आपसे सिनोनिम पूछना चाह रहा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो हो गया ब्रीफ, मतलब जो संक्षेप में हो। ह्यूज का मतलब साइज में बहुत बड़ा हो, और एक्सट्रीम का मतलब भी तेज होता है, तीव्र होता है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परमानेंट, क्योंकि आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो परमानेंट का मतलब भी वही होता है जो परपेचुअल का होता है, लगातार कंटिन्यू जो बना रहे, चलता रहे। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और यहां से भी आपको एक एंटोनिम बताना होगा। छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है, यू कैन डू इट। चलिए, टाइम ओवर। आपको सम्प्टुअस का एंटोनिम बताना था। सम्प्टुअस बहुत अच्छा वर्ड होता है। अगर मैं बात करूं सम्प्टुअस को प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये काफी बार पूछा गया। और सम्प्टुअस का मतलब हो जाता है एन एक्सपेंसिव फूड, या फिर एन एक्सपेंसिव फिश, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही महंगा भोजन या बहुत ही महंगा खाना। या फिर मैं कह सकता हूँ 5 स्टार में जो खाना खाया जाता है उसके लिए कह सकते हैं हम लोग, तो महंगा खाना, जिसको हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव फूड। अब आप ध्यान से देखिएगा एवरीवन, यहां से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है एंटोनिम। तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंदप्रद होना, बहुत अच्छा जो मन को लगे। इनएक्सपेंसिव जो सस्ता हो। लुक्रेटिव फायदेमंद होता है। अनरिमिटिंग का मतलब भी होता है कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे, जो कभी रुके ना। तो ये तो होता है कंटिन्यूअस, ये फायदेमंद, ये आनंद पे, और ये हो जाता है इनएक्सपेंसिव, इसका मतलब हो जाता है सस्ता, जिसको हम कह सकते हैं जो महंगा नहीं होता। और ये होता है बहुत ही महंगा और राजसी खाना, जिसको हम सम्प्टुअस के नाम से बोल सकते हैं। तो चलिए, अगला वर्ड हम लेने वाले हैं। सो स्टार्ट सॉल्विंग। ये भी बहुत छोटा सा सवाल है, तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर से है ये सवाल। चलिए सोल्व करिए, टेक योर टाइम नाउ। चलिए ठीक है एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द सन रिवॉल्व्स अराउंड ए अर्थ। तो यहां पर पहली बात तो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है कि आप यहां से अर्थ के पहले ए आर्टिकल साउंड के बेस पर भी गलत आ रहा है। अगर एन यहां पर होता तो भी गलत होता, क्योंकि ये यूनिक नाउन होता है, और यूनिक से पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और ये सवाल है आपके एसएससी CHSL टियर 1 2023 का, जो कि बहुत आसान सा सवाल। आप देख सकते हैं किस लेवल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है PQRS पर आधारित, और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 20 सेकेंड्स का टाइम, जिससे कि आप इसको कर सके, क्योंकि PQRS है तो डेफिनेटली इतना तो बनता है आपके लिए टाइम। चलिए, नाउ यू कैन स्टार्ट। देखिए, ये जो PQRS आप सोल्व कर रहे हैं, इसमें एक फायदा आपको सबसे पहले मिल गया कि सारे ऑप्शन जो हैं शुरुआत में सी है। तो ये फायदा भी है तो नुकसान भी एक प्रकार से, क्योंकि अब बाद में अनेबल टू डिसाइड हो जाता है करना, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इजी बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको हेल्प करेगी। सबसे पहला तो जैसा कि सी ऑप्शन है, तो सबको यहां से स्टार्ट करना होगा, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट। ऑब्वियसली बात है, यहीं से स्टार्ट करना होगा। अब बात यह है कि किसके बाद में क्या रखना चाहिए, हमें किस चीज को सबसे पहला लेना चाहिए, सी के बाद में सबसे पहले कौन सा आएगा, वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो देखो, बाकी चीजों में तो ठीक है, हल्का सा एक इंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि काउंट जो है एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, और डेफिनेटली वर्ब भी है। तो एक नियम होता है अंग्रेजी में कि काउंट के साथ में हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं।
और ये फ्रेजल की तरह काम करता है, काउंट अगेंस्ट। अगर मैं काउंट अगेंस्ट की बात करता हूं तो इसका मतलब हो जाता है डिसएडवांटेज होना, डिसएडवांटेज। तो ये डिसएडवांटेज का साउंड देता है, मतलब टू मेक डिसएडवांटेज, एक प्रकार से नुकसान हो जाना किसी चीज का, बहुत ज्यादा पास हो जाना। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक कनेक्शन काउंट अगेंस्ट का अगर बनता है तो मैं ये कह सकता हूं कि बी के बाद में डी का एक बहुत अच्छा रिलेशन यहां से निकल करके आता है। और अगर हम बी के बाद में डी का रिलेशन देखते हैं तो आपको यहां पर एक ऑप्शन में नजर आ रहा होगा बी के बाद में डी का रिलेशन काउंट अगेंस्ट के साथ में जो चलता है, और डेफिनेटली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ए बी डी, मतलब पहले सी, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में बी, और लास्ट में आपका चला जाएगा डी। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर काउंट अगेंस्ट आपको पता होता तो आप बहुत जल्दी से कर सकते थे। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन, इसके लिए आपको 10 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा और इट्स इज इनफ फॉर यू। इंस्ट्रक्शन पढ़िए और फिर इसके बाद में जवाब दीजिएगा, सवाल आसान है। यस, देखिए आपसे कहना चाह रहा है कि स्पेल्ट वर्ड बताना है, मतलब आपको एक करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है, बाकी 3 वर्ड्स यहां पर गलत है। तो आप देखिए, द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर, ठीक है ना, आधे घंटे में गेस्ट के आने का एक इंतजार किया जा रहा है, आशा की जा रही है। तो यहां पर अगर देखें तो एक्सेप्टेड वैसे सही स्पेलिंग है, लेकिन यहां पर जरूरत के अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार करना होता है और एक्सेप्ट का मतलब हो जाता है, सॉरी, एक्सपेक्टेड का मतलब हो जाता है आशा कर लेना। तो यहाँ पर उसके आने की आशा की जा रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड, न कि एक्सपिएटेड। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर गलत है, तो हम इनका यूज नहीं कर सकते एवरीवन। तो ध्यान से देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी क्या टाइप का क्वेश्चन है। तो दिस इज फॉर यू एवरीवन, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। आपको इसके लिए भी 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ये ग्रामर से है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसको। जी हाँ, मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा, आपने कर लिया होगा। आपसे पूछ रहा है कि आपको अंडरलाइन एरिया के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बताना है। वैसे तो ग्रामर से है तो दिख रहा है। तो देखो, एज इफ का एक नियम जो आप सब पढ़ा करते हैं हम ग्रामर के टेंस के टॉपिक के दौरान, कि एज इफ के पहले प्रेजेंट सिंपल हो तो आगे पास्ट सिंपल आता है, और पास्ट सिंपल पहले हो तो आगे पास्ट परफेक्ट आता है। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो हैज नॉट बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, जो है वो फिक्स में है। अब अपने को अपना नियम लगाना है कि क्या है यहाँ से हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो हैज के साथ में कभी भी V1 और विल बी के साथ में कभी भी V1 का यूजिंग नहीं होता, तो ये तो साफ तौर पर गलत है, मतलब क्लियरली रॉन्ग है ये तो। और ही वॉज लुकिंग, अब मैं यहाँ पर लेकर करूंगा भी क्या, पास्ट का, क्योंकि बात ही नहीं हो रही, जरूरत भी नहीं है। हमेशा पास्ट होता है तो आगे लगाया जाता है, पहले तो हमेशा पास्ट प्रेजेंट सिंपल ही लगाया जाता है। तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा ही लुक्स हियर। आई होप आप सही कर रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो एवरीवन, ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं इसके लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दे सकता हूं, क्योंकि इसमें आपसे एक करेक्ट ईडीएम का फॉर्म पूछा जा रहा है। तो टेक योर टाइम नाउ। चलिए, लेट मी हेल्प यू। देखिए, कहा गया है कि द कैंडिडेट ब्लेम द परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम एज रीजन ऑफ बीइंग लेट एंड टेक द इंटरव्यूअर। हुआ क्या कि जो कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू था उसने किसका बहाना बनाया, कारण क्या बताया इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू लेने वाले को, परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम, कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा होता, इस कारण से मैं लेट हो गया। अच्छा जी, फिर आगे कहा बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, और उसको इतना विश्वास था कि वो कन्विंस नहीं होगा, उसको ऐसा लग रहा था कि वो इसकी बात से कन्विंस नहीं होगा, मतलब बात को नहीं मानेगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर गया हुआ है गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके सामने दो स्थिति है, कि एक अच्छी स्थिति और एक बुरी स्थिति है, अब आपको चॉइस करना है, तो इसने कहा अच्छी वाली स्थिति को ही ले लो। मतलब जैसे होता है ना कि किसी बात पर संदेह है, और संदेह होने के साथ कैसे फायदा उठाया जा सकता है, डाउट पर फायदा कैसे होगा, कि एक अच्छी स्थिति एक बुरी स्थिति। तो उसने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, बुरी स्थिति को मत लो, अच्छी सिचुएशन को ही चॉइस कर लो। तो
इसका मतलब यहां पर ये हुआ गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। अब डाउट मतलब कोई गलत आपके सामने स्थिति है, गलत आपको किसी बात को लेकर के है, फिर भी आप उसका बेनिफिट, उसमें से फायदा निकाल ही लेते हैं। तो ये वाली बात हुई। थॉट, देखिए यहां पर थॉट लिखा हुआ, थॉट एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये भी एक इडियम होता है। इसका मतलब ये होता है कि गलती करना मानवीय होता है, मतलब गलती करना तो मानव के हाथों में होता है, तो ये तो चलो मानवीय है, लेकिन जो माफ कर दे वो देवीय होता है, मतलब वो ईश्वरीय होता है। तो जो माफ करता है वो ईश्वर के रूप में कहलाता है, और जो गलती करता है वो एक मानव के रूप में होता है। और ये बात कहना सही भी है, हम सब पर भी लागू होती है। डिड नॉट जज द बुक बाई इट्स कवर, कि किसी भी बुक को उसके कवर पेज से या कवर से आप जज नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर क्या है वो चीज ज्यादा। चेंज हिज ट्यून, चेंज हिज ट्यून का मतलब हो जाता है मूड चेंज हो जाना, ठीक है ना, रूट चेंज होता है। बट ये यहां पर नहीं होगा, इसका आंसर होगा गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, उसको ये विश्वास था कि वो उसकी बातों से कन्विंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो संदेह था वो संदेह का उसको फायदा मिल गया, मतलब वो मान गया। तो चलिए, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको डिसाइड करना ही होता है कि क्या कहना चाह रहे हैं एवरीवन। तो नाउ टेक योर टाइम, 15 सेकेंड्स में आपको इसके लिए दे रहा हूं, दैट इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, आपने कर लिया होगा। देखिए यहां पर 4 ऑप्शंस में आपको DACC मतलब बी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूं। अब एवरीवन ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को और इजी कैसे किया जा सकता है। तो पहली बात तो आपको पता है कि यहां पर डायरेक्ट आप और से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, ऐसा बोलना भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन को ए से स्टार्ट होने के कारण यहां से क्रॉस करना चाहूंगा। ओके, दूसरा देखिए, यहां से एक कंडीशन आपको और दे रखी है, जैसे आप यहां से 4 से अगर सेंटेंस शुरू करते हैं, मान लीजिए, चलो मान लिया कि आपने कर भी लिया, कोई इश्यू नहीं, कर लो सेंटेंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी यहां पर एक चीज मुझे देखने को मिल रही है, मैं आपको एक ग्रामर का एक छोटा सा नुस्खा बताता हूं कि आपको काफी बार हेल्प कर जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर 3 नाउन को आपको कंटिन्यू लिखना हो, तो आप लोग सभी जानते हैं 3 नाउन को कंटिन्यू लिखने के लिए 2 नाउन के बीच में कोमा आता है, और तीसरी नाउन के लिए या तो एंड लगाया जाता है या फिर और लगाया जाता है। सिमिलरली एवरीवन ऐसा ही होता है कि अगर 3 एडजेक्टिव भी आप जोड़ा करोगी, तो 2 एडजेक्टिव के बीच में कोमा आएगा, और तीसरी और दूसरी एडजेक्टिव के बीच में या तो आपको एंड लगाना पड़ेगा या और लगाना पड़ेगा, एज ए कंजंक्शन मतलब। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये चीजें बहुत काम आती है, अगर आप ऐसा लगा सकते हैं तो आपके लिए, इसके लिए बहुत अच्छी और शार्प प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखिए एवरीवन, यहां से अ वेल एजुकेटेड, एक तो आपका एडजेक्टिव ये हो गया, कोमा के बाद में इंटेलेक्चुअल दूसरा एडजेक्टिव ये हो गया। इसका मतलब साफ है कि अब तीसरा एडजेक्टिव आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोमा का मतलब है अब आपको एक और ऐड करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं एडजेक्टिव ऐसा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन, और इसमें क्या दे रखा आपको और। तो इतना मैं श्योर कह सकता हूं कि सी के बाद में यहां पर किसका पेयर बनेगा, श्योर है ए का पेयर बनेगा। और देखिए सी के बाद में ए का पेयर, सी के बाद में ए का पेयर, यहां पर 2 जगह है, और सी के बाद में डी का पेयर नहीं बन सकता। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई कि सी के बाद में ए का पेयर बनेगा। अब एवरीवन एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो टू मेक होता है ना, मेक, ये एक वर्ब होती है, और ये हमेशा अपने बाद में क्या लिया करता है कि नाउन तो श्योर है लेता ही लेता है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ए के बाद में अगर मैं कहीं नाउन देख पा रहा हूं, तो मुझे कहां दिखाई दे रहा है, केवल कहां पर, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे ए के बाद में भी क्या देखना होगा, बी को देखना होगा। और डेफिनेटली ऐसा हमें यहां दिखाई दे रहा है, सी के बाद में हमें ए, और ए के बाद में बी, और बी के बाद में हमें डी नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से सी हो जाएगा। ये ग्रामेटिकली टर्म होता है एवरीवन, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप मेनी टाइम्स इन चीजों का यूज करके और अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर बार कोशिश करता हूं कि बिना मीनिंग किए हुए आपको PQRS को सोल्व करवाऊं। देखिए चाहूं तो मैं भी इसको मीनिंग के बेस पर करवा सकता हूं, पर मुझे पता है हमारे जो बच्चे हैं, व्यूअर्स जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग एकदम रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और उन लोगों की लैंग्वेज इतनी पुअर होती है कि वो जल्दी से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। इसलिए मैं बार बार ट्राई करता हूं कि वो इस फॉर्मेट को अप्लाई करें, ग्रामर को, और इनको यूज करने की कोशिश करें, सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और इसके लिए टाइम दिया जा रहा है नाउ।
चलिए लेट मी हेल्प यू। सबसे पहली बात तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो ब्रिंग होता है उसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो ब्रॉट होता है, और इसी का थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी क्या होता है आपका ब्रॉट ही होता है। इसका मतलब यहां पर जो ब्रॉट आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म यहां पर है, तो यहां पर तो ऑब्वियस ही बात है थर्ड फॉर्म। तो कुल मिलाकर के एक ही बात है कि यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब की तरह आपको बात पूछी जा रही है। और अगर मैं सही देखूं यहां से तो बोला गया पीटर वॉज ब्रॉट इन द पेनल्टी एरिया। देखो ये जो पेनल्टी एरिया होता है ना, ये गेम के दौरान रहता है। जैसे आप कोई भी गेम देख लीजिए, आप नॉर्मली आप कबड्डी का भी गेम देखते हैं तो एक पेनल्टी एरिया होता है, फुटबॉल में भी एक पेनल्टी एरिया होता है। मतलब एक एरिया जहां से अगर आप एक खिलाड़ी बाहर निकल गया मतलब उसको नुकसान है, वो सीधा ही क्या हो गया वहां से आउट हो गया और फेल हो गया, तो ये पेनल्टी एरिया होता है। ये कोई वैसे पैसों वाला पेनल्टी एरिया की बात नहीं हो रही कि आप कोई चार्ज बताने, तो इसका मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो पहली बात तो ये हो गई कि पेनल्टी एरिया के लिए आपको इन तो कंटिन्यू रखना ही रखना पड़ेगा। अब बात यह है कि यहां पर क्या होना चाहिए सही मायने में। तो देखो अगर मैं केवल ब्रिंग इन बताता हूं, आपको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, केवल ब्रिंग इन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक नए कानून को इंट्रोड्यूस करना, मतलब इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ, इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ब्रॉट डाउन तो ठीक है, इसका मतलब वैसे गिरना होता है, मतलब फॉल हो जाना, लेकिन इसके साथ में ऑफ का यूज यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि पेनल्टी एरिया के लिए हमें इन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्षेत्र हो गया, एक स्पेस हो गया, उसमें जाना का मतलब है वहां पर गलत हो जाना। तो ऑफ यहां पर भी नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ब्रॉट डाउन का मतलब हो जाता है टू फॉल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टू फॉल या कोलैप्स मतलब गिर जाना, और गिर जाने के बाद में सीधे क्या लगेगा पेनल्टी एरिया में नुकसान होगा। ठीक है एवरीवन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है आपके लिए, आपको टर्मिनोलॉजी वर्ड को सही फॉर्मेट में लिखना है कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। ओह आई हैव नॉट गिवन यू पर्टिकुलर टाइम टुडे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी दे देता हूं 10 सेकेंड्स का टाइम फॉर दिस, क्योंकि तो बहुत छोटा है। टेक योर टाइम। ओके जी, ध्यान से देखिएगा, टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग जो सही होती है वो देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात तो टर्मिनोलॉजी में मीनोलॉजी होता है, तो मी तो होना ही होना चाहिए। अब देखिए टर्मिनियोलॉजी नहीं होता, TER होता है, TAR नहीं होता, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा टर्मिनोलॉजी, TERMINOLOGY। लॉजी तो लास्ट में वैसे भी आता है। अब मीनो का आपको याद रखना है MINO। टर्मिनोलॉजी मतलब समझते हैं आप लोग, एक शब्दावली होती है, एक प्रकार से पर्टिकुलर शब्दावली होती है। चलो एवरीवन, इसके लिए आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। बड़ा सवाल है, यू कैन स्टार्ट नाउ। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं यहां से। बहुत ही शानदार है क्वेश्चन, और ये एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब की तरह टास्क कर रहा है। सोल्व करिए एवरीवन। चलिए लेट मी हेल्प यू फॉर दिस क्वेश्चन। महेश एटीट्यूड अनॉयड मी एंड आई ब्लू इनटू। तो महेश का एटीट्यूड मुझे नाराज कर देता है, गुस्सा दिलाता है, और आई ब्लू इनटू। अब मैंने क्या किया है ऐसा, वहां से पता चलेगा। देखो ये अलग अलग फ्रेजल वर्ब है, ये ब्लो से बन रहा है सारे के सारे। ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्लॉन। सबसे पहले तो ये हो गया इसका V1, V2 और V3। कोशिश करूंगा पूरी की बिफोर योर एग्जाम मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब के भी कुछ सेशन लेकर के आऊं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, जैसे ब्रेक के लिए, ब्लू के लिए, या फिर ब्रिंग के लिए। ये वाले ज्यादातर बार बार पूछे, पुट के हो गए, ज्यादातर पूछे जाने वाले फ्रेजल वर्ब। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, अभी तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक एक करके देखते हैं इनके बारे में क्या होगा। देखो ब्लो इनटू मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्लो इनटू का मतलब होता है कहीं पर एंटर कर जाना, कहीं पर बिना परमिशन के प्रवेश कर जाना, ठीक है ना। टू एंटर समवेयर, ठीक है ना, टू एंटर समवेयर, सडनली, इसका मतलब तो ये हो जाता है। ब्लू ओवर का मतलब हो जाता है जो बुरा समय होता है, पास्ट टाइम हो जाता है, जो पास्ट टाइम होता है उसका गुजर जाना, ठीक है ना। तो किसी भी बुरे समय का पास्ट हो जाना, पास्ट द बैड टाइम। चलिए ब्लू ओवर हो गया। देखिए ब्लू अप का मतलब हो जाता है एक प्रकार से विस्फोट हो जाना, एक्सप्लोड होना, एक्सप्लोड होना,
विस्फोट होना होता है। इसके अलावा ब्लो डाउन अगर मैं बात करता हूं, ब्लो डाउन और ब्लो ऑफ होता हूं, तो यहां से इनके सेपरेट सबके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। अब हम जब इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो जब लेकर के आएंगे आपके लिए कि जब ब्लो के बारे में हम केवल फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले, और मैं ब्लो का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसे आपको जल्दी भी याद हो जाएंगे सारे, और फिर आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूं इसमें क्या होगा। महेश का एटीट्यूड अनॉयड मी एंड आई ब्लू इनटू, ध्यान से देखिएगा, महेश का एटीट्यूड मुझे नाराज कर देता है और मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर गुस्सा हो जाता हूं, मैं उसके ऊपर अपना गुस्सा फोड़ देता हूं। इसका मतलब हो जाता है एक्सप्लोड, मतलब केवल बॉम्ब का एक्सप्लोड करना ही नहीं होता, गुस्से का फूट जाना भी क्या कहलाता है, ब्लू अप कहलाता है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू अप मीन्स, ब्लो अप मीन्स ब्लू अप का होगा एवरीवन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके लिए तो वीडियो पर्टिकुलर आपको मिल ही जाएगा। अब हम लेंगे इनके लिए 10 सेकेंड्स का टाइम, जो कि इनफ होगा आपके लिए, और आप फटाफट से सोल्व कर डालिए इसको। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको सिनोनिम बताना होगा परवेसिव वर्ड के लिए। एक वर्ड दिया हुआ है परवेसिव, तो देखिए एवरीवन, लेट मी हेल्प यू। परवेसिव क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है फैला हुआ, चारों तरफ, व्यापक, जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां से वर्ड देखिए अलग अलग। एक्सटेंसिव का मतलब भी होता है फैला हुआ। एक्सपेरिमेंटेशन तो आप जानते हैं, जिसका मतलब हो एक प्रकार से प्रयोग करना। और सब्सटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं, सब्सटेंस जिसको हम कह सकते हैं किसी भी चीज का सार, पार्ट, हिस्सा हो जाना, सब्सटेंस हो जाना। और यहां से हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है अनुमान लगा लेना, हाइपोथेसिस। तो लेकिन यहां पर परवेसिव का मतलब क्या होगा, एक्सटेंसिव मतलब फैला हुआ, बढ़ा हुआ, चारों तरफ, जिसको हम कह सकते हैं एवरीवन। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड। और यहां से आपको पूछा जा रहा है होमोफोन, और होमोफोन के लिए आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम बहुत होगा। यू कैन स्टार्ट नाउ दिस होमोफोन। देखिए एवरीवन, मैं हेल्प करना चाहूंगा आपकी। पोज का मतलब तो रुकना होता है, और पा का मतलब होता है पंजा एक प्रकार से। तो ये जैसे पा की बात करें तो ये पंजा हो गया। द डॉग टुक अ डेज ड्यूरिंग हिज वॉक, तो वॉक के दौरान उसने क्या लिया होगा, पंजा लिया होगा या पोज लिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पोज ही लिया होगा। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और पोर तो उड़ेल देना होता है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड लिफ्टेड हिज, और उसने उठा लिया, किसको उठाया होगा, पोज को तो उठा नहीं सरा, अपना पंजा ही उठाएगा। टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड, ये बताने के लिए कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो उसने अपना पंजा उठाया ऊपर। इसका मतलब हम कह सकते हैं पोज और पा आपका आंसर होगा, मीन सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा। एंटोनिम बताना आपको अमेचर का। देखिए क्या होता है, अमेचर का मतलब होता है नो सिखिया, जो नया नया होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है ना, अमेचर हो गया। तो हॉबिस्ट का मतलब भी वही होता है। वैसे आपको एंटोनिम बताने के लिए पूछा जा रहा है यहाँ से, हॉबिस्ट भी वही हो गया, ठीक है ना। लेमेन का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, जो कि एक नॉर्मल पर्सन होता है, ऑर्डिनरी पर्सन होता है, उसको लेमेन के नाम से बोला जाता है। और डेविटी का मतलब होता है भक्त, जो भगवान के होते हैं। और प्रोफेशनल का मतलब होता है जो पेशेवर है, जिसके पास अनुभव होता है। तो ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं, लेकिन इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो हमें क्या देना होगा, प्रोफेशनल। तो लेमेन एक साधारण व्यक्ति के लिए बोला जाता है, आप साथ में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें सही एक्टिव वॉइस क्या होगा। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विल बी फिनिश आपको दिया जा रहा है, जो कि एक पेसिव फॉर्मेट है, और इसके लिए आपको एक ही एक्टिव फॉर्मेट होगा, विल फिनिश। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। आपसे पूछना चाह रहा है एक और एंटोनिम कंप्लाई का। देखिए, कंप्लाई का मतलब हो जाता है अबाइड करना, मतलब एक प्रकार से मान लेना बात को, या बात की पालना कर लेना, मान लेना बात को। और इंगेज का मतलब व्यस्त, असिस्ट का मतलब सहायता, एस्पेक्ट का मतलब अनुमान, और डिनाई का मतलब मना कर देना। तो यही होगा डेफिनेटली डिनाई। कंप्लाई मतलब पालन करना, मान लेना,
और डिनाई का मतलब हो जाता है मना कर देना, तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा डिनाई। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपको जवाब देना होगा मेमोरी लाइक सीव। ये ईडियम है और आपको ईडियम का मीनिंग बताना होगा क्या होना चाहिए। आई होप आपने किया होगा। अगर आपको सीव के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज सीव। तो सीव का मतलब होता है छलनी। अब छलनी कोई सी भी मान सकते हैं, जिसे आटा यूज किया जा रहा हो, फ्लोर के लिए छलनी होती है, एक चाय के लिए भी छलनी होती है, ठीक है, लिक्विड के लिए और ड्राई फॉर्मेट दोनों के लिए। तो अब दिमाग लगाइए, किसी व्यक्ति की मेमोरी अगर छलनी की जैसी है, मतलब एकदम कभी भी निकल जाए, मतलब पता ही नहीं चले कब फॉरगेट कर जाए, कब भूल जाए, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो कैसी हो सकती है। क्या वो हेल्दी उसकी मेमोरी होगी? बिल्कुल भी नहीं है। छलनी की जैसे छलनी क्या होती है, मजबूत थोड़ी होती है। अच्छा, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, क्या उसको सब कुछ याद रहता है? छलनी की तरह तो क्या सब कुछ याद रहेगा? नो। अच्छा, बहुत ही पुअर फीलिंग है उसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं, ये फीलिंग नहीं हो सकती। तो कैसी मेमोरी हो गई? पुअर मेमोरी हो गई। तो उसकी मेमोरी पुअर होती है, छलनी की जैसी मेमोरी पुअर मेमोरी होती है एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है और आपको बताना है इसमें एक्टिव पैसिव। एवरीवन स्टार्ट डूइंग नाउ। इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। दे कैंसिल द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। तो आप देखिए कैंसिल आपको दिया हुआ है और ये V2 है, सीधा सीधा वाजवर प्लस में V3 जाएगा। योर आंसर विल बी सी ऑप्शन एवरीवन। इट्स वेरी वेरी इजी। तो आप वॉइस के तो 4 मार्क्स बिल्कुल पूरे के पूरे और फ्री में लेकर के जाएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि ये बिल्कुल इजीली हो रहे हैं सारे। चलिए टेक योर टाइम नाउ। चलिए लेट मी हेल्प यू। देखिए क्या है, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। एक व्यक्ति जिसको किताबें कलेक्ट करना और उनको पसंद, मतलब पढ़ना पसंद है। तो लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, जो पसंद करता है और उनको कलेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है ना, क्योंकि बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स और PHIL का मतलब होता है लाइक करना, लव करना। देखिए सोमिलियर क्या होता है? सोमिलियर बोला जाता है वाइन वेटर को, एक वो वेटर जो वाइन सर्व करने का काम करता है, माना। तो हम कह सकते हैं सोमिलियर ए वाइन वेटर, ये होता है सोमिलियर। फिलिंथ्रोपिस्ट जो पूरी मानव जाति को पसंद करें, और जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी जिसको हम कह सकते हैं जो भूमि का अध्ययन करता है, भूविज्ञानी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आप कर चुके। सो एवरीवन, हम चल रहे हैं इस समय 20 की तरफ और यहां पर आपको बताना एक सही प्रेपोजिशन, और वो बताना आपको इसके साथ में ऑन का। तो ऑन के स्थान पर कौन सही प्रेपोजिशन यूज किया जाता है? इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन और ये इतना इजी है कि क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम में भी हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। कैपेबल के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? ऑफ। योग्य कर देता है और कैपेबल के साथ ऑफ लगकर हमेशा जेरेंड यूज किया जाता है, ठीक है एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लाउड टेस्ट। क्या आप लोग रेडी हैं क्लाउड टेस्ट के लिए? आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया जाएगा 1 मिनट का टाइम फॉर रीडिंग। तो पहले टाइम सेट कर देते हैं आपके लिए। 1 मिनट का पूरा टाइम हर बार की तरह रीडिंग के लिए दिया जा रहा है आपको। तो बी गेट रेडी, ओके। तो आपका क्लाउड टेस्ट आपके सामने है। नाउ यू स्टार्ट। ओहो, 1 मिनट वापस से डिसाइड करना पड़ेगा, गलती हो गई। नाउ यू स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले पूरा पढ़ना आपको हर बार की तरह, बढ़िया से पढ़िए। द टाइम इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। जल्दी से खत्म कीजिए। आज का क्लाउड टेस्ट इजी लैंग्वेज के पैटर्न पर नहीं है, हल्का सा अनसीन पैसेज की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि कल तक, परसों तक 3 स्टार्टिंग आपने मॉक्स में
एक सीन पैसेज को सोल्व किया, लेकिन ये अनसीन टाइप का है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे क्लोज टेस्ट के लिए भी फेस करना जरूरी होता है। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग नाउ। आई हैव फ्यू डेलिब्रेशंस। देखिए डेलिब्रेशंस क्या होता है, सोच विचार, बातचीत या विचार विमर्श, जिसको हम कह सकते हैं डेलिब्रेशंस। तो विचार, ठीक है ना, सोच विचार। फॉर यू डोंट लीव योर बेड योर हार्ड वर्क टू डैश इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग dash fritter away all the meaning you created by trusting your memories. Write down the days of conclusion, decision and assignment. Remember to record dash does what by when. Revisit your notes at the key times and dash assignment. चलिए ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। अब हम शुरू करेंगे इसकी प्रैक्टिस करना, और इसके लिए दिया जाएगा आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम, और हर के लिए आपको 10-10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अब आप भर सकते हैं अपने एक सही ऑप्शन को कि यहां से ऑप्शन क्या होगा एवरीवन। चलिए आपने कर लिया होगा आई होप। वैसे तो देखिए पहला तो इतना इजी है ना कि ग्रामेटिकल टर्म से भी हो जाएगा। कैसे? आई हैव फ्यू डेलिब्रेशन यू, ठीक है, मेरे पास कुछ विचार विमर्श आपके लिए। डोंट लीव योर हार्डवर्क, आप अपने हार्डवर्क को लीव मत करो, छोड़ो मत, मतलब कंटिन्यू रखो। टू डैश, अब यहां पर मुझे चाहिएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के साथ में लगाई जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एवरीवन, डायरी कोई वर्ब नहीं होती, समवन इंसान को बताते हैं, नोट्स भी ह्यूमन बीइंग सॉरी नाउन होता है, लेकिन मेमोरी यहां पर एक वर्ब का काम कर रही है, तो डेफिनेटली ये एक वर्ब है। मेमोरी से मेमोराइज बनता है, मेमोराइजिंग भी बनता है और मेमोराइजेज भी बनता है, तो वर्ब है मतलब ये। सो हमने कहा कि कंप्लीट डायलॉग, फिर आगे कह दिया टू मेमोरी, ठीक है, डॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है और स्टार्ट कीजिएगा रीडिंग करना और उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा इसके लिए, पहले मैं इसको आपको एक एरिया कवर कर देता हूँ। नाउ एवरीवन आप शुरू कर सकते हैं इसके लिए, टेक योर टाइम नाउ। ओके नाउ स्टार्ट। सेकेंड ऑप्शन, लेट मी हेल्प यू, कहना चाह रहा है कि इफ यू हैव गोन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग, यू हैव गॉन टू एफर्ट, सॉरी गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग। अगर आप डायलॉग को कंप्लीट करना चाहते हो और आप उसके थ्रू जा रहे हैं, तो डैश फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज। और देखिए कमाल की बात, मेमोरीज आ रहे हैं यहाँ पर, तो पीछे भी डेफिनेटली मेमोरी सही था, वो फॉरवर्ड रीडिंग से हेल्प मिल गई। तो यहां क्या है, और यहां सब्जेक्ट कौन है जिसके अनुसार वर्ब आ रही है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना होगा, और इंपेरेटिव भी प्रेशर वाला, जिस पर जोर दिया जाता है। जैसे देखिएगा फ्रिटर यहां पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्क्वेंडर कर देना, बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना किसी चीज को, ठीक है ना। तो ये फ्रिटर अवे दोनों साथ मिलकर के फ्रेजल की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, इसका मतलब होता है वेस्ट कर देना। और जब भी किसी फर्स्ट फॉर्म से पहले वर्ब लगाने की बात हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, वर्ब लगाना हो, तो वो डेफिनेटली हम पहली बात तो देखो यहां पर जो कंडीशन आपको दे रखी है ना, वो एक क्लियर है। जैसे हम लोग हमको यहां पर दे रखा है अलग अलग प्रकार से, वो पहले तो यहां से देखिए फ्रिटर एक V1 है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो हेड के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, हाँ डू नॉट डज नॉट के साथ और डू नॉट के साथ सकती है। अब आप देख रहे हैं कि पूरा जो पैसेज है आपको पूरी तरह से प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, तो मैं डिड नॉट को भी यहां से क्रॉस कर देता हूं, डेफिनेटली प्रेजेंट का ही ऑप्शन है। तो डू नॉट और डज नॉट में अब हम देख रहे हैं, तो आपने देखा यहां पर इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग है, तो ऐसा तो नहीं कि डायलॉग यहां पर सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, तो यहां पर यू के अकॉर्डिंग ही बात को आगे और फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसका मतलब ये यू यहां पर भी सब्जेक्ट और ये यू के अनुसार आगे भी क्लोज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहां पर अंडरस्टूड कर दिया गया कोमा लगा करके कि इसी के अनुसार दोनों कंडीशंस लागू की जाएगी। तो ठीक है एवरीवन, फिर हम यहां से आगे बढ़ाना चाहेंगे कि आगे आपका क्या हो जाएगा आंसर, डू नॉट, ठीक है ना। तो डू नॉट फ्रिटर, वैसे आप एक चीज देखिए, यहां से आप लोगों ने देखा होगा डोंट लीव, आप देख सकते हैं डोंट लीव, तो डेफिनेटली यहां पर भी डू नॉट फ्रिटर, क्योंकि एक इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और नेगेटिव में सारे के सारे डोंट्स या डू नॉट से शुरू होते हैं, तो वही पैटर्न यहां पर भी जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आराम से समझिए और फिर उसके अनुसार कीजिए, जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए एवरीवन, मैं इसके लिए टाइम दूंगा आपको, लेकिन आप एक बार स्टार्ट कीजिए इसको पढ़ना। टेक योर टाइम नाउ फॉर थर्ड वन। तो आपने किया होगा,
मैं बताना चाहूंगा आपको, ये कहना चाह रहा है कि फ्रिटर अवे आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, डो नॉट फ्रिटर अवे, आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड, जो भी मीन, जो भी बातें आपने क्रिएट की है, जो भी विचार विमर्श आपने क्रिएट किए बाई ट्रस्टिंग योर मेमोरीज, आपने अपने मेमोरी को ट्रस्ट करते हैं। राइट डाउन द, देखो सारे ये लगभग इंपेरेटिव सेंटेंस में बन रहा है, ये भी इंपेरेटिव है। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन्स, डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स, आपको किसको लिख लेना चाहिए, सारे कंक्लूजन, डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स को लिख लेना चाहिए। तो राइट डाउन द डैश ऑफ, तो क्या टाइटल्स ऑफ, फेलियर्स ऑफ, शॉर्टकट्स ऑफ या डिटेल्स ऑफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर तीन तीन नाउन को आप जोड़ रहे हो तो इन सबकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, डिटेल्स ऑफ। तो आपको राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ कंक्लूजन्स, क्योंकि ये भी प्लूरल है, डिसीजंस ये भी प्लूरल है, असाइनमेंट्स भी प्लूरल। अब आप कहेंगे सर ये भी तो प्लूरल है, तो टाइटल्स को थोड़ी ना ध्यान रखना। फेलियर्स तो तब होंगे ना जब जाकर के आप पहले शुरू करेंगे, मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, शॉर्टकट्स भी नहीं। तो आपको सारी डिटेल्स को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए एवरीवन स्टार्ट सोल्विंग कीजिएगा, ये भी एकदम आसान सा है, यू कैन डू इट, थोड़ा दिमाग लगाइए और कीजिए इसको। चलिए स्टार्ट सोल्विंग। ओके लेट मी हेल्प यू। आप यहां पर है इस समय एंड डिसीजन एंड देखिए यहां से रिमेंबर टू रिकॉर्ड, ठीक है, रिमेंबर टू रिकॉर्ड डैश डज व्हाट बाई व्हेन। अब आपको ये रिकॉर्ड रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है तो यहाँ पर डेलिब्रेशंस कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इंसानों की बात की जा रही है। और इंसानों को बताने के लिए आपको पता है क्या लिया जाता है, हूँ, क्योंकि आगे वर्ब ली जा रही है तो डेफिनेटली क्या लिया जाएगा, हूँ लिया जाएगा, हूम, विच और दैट नहीं। तो हम पढ़ेंगे रिमेंबर टू रिकॉर्ड हु डज व्हाट बाय व्हेन। कमाल का क्वेश्चन है, कौन कब किस कार्य को करता है, आपको ये सब ध्यान रखना है, किसने कब किस कार्य को किया, ये पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। तो डिटेल में यही होता है हमेशा, किसने कब किस कार्य को किया, भाई किसने कब क्या किया। तो देखो क्या किया, कब किया और किसने किया, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डेफिनेटली हु का यूज करेंगे। तो अगला है क्वेश्चन आपके लिए और लास्ट ऑप्शन है, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा और लास्ट को बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा एवरीवन। इसके लिए मैं आपको देता हूं टाइम। कह रहा